सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यप्रकाश चौधरी और परिष्कार वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम आज अध्ययन करते हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं का। सर्वप्रथम मित्रों, हम देखते हैं इस टॉपिक से आए हुए कुछ विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को। पहला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं, एचएम एग्जाम 2018 में पूछा गया है, निम्न युग्मों में से कौन चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है। तो यहां मित्रों आपको ध्यान देना होगा कि हमारा एक जो मूल टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसकी एक लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, उससे लाभान्वित होने वाले जिले के बारे में यहां पूछा गया है। यानी कि टोटल परियोजना के बारे में ना पूछ के केवल एक लिफ्ट नहर के बारे में पूछा गया है। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जवाई बांध स्थित है। यहां राजस्थान का एक बांध है जवाई बांध, उसकी स्थिति से प्रश्न पूछा गया है। यानी कि सीधे सीधा वह किस जिले में स्थित है उससे आंसर देना है। वहीं अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है। यहां भी मित्रों इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई ना पूछकर केवल मुख्य नहर की लंबाई पूछी गई है। उसी प्रकार अगला जो प्रश्न है, वहां इंदिरा गांधी नहर की फीडर का उद्गम किस राज्य से होता है वह पूछा गया है। यानी कि इंदिरा गांधी नहर का टोटल प्रश्न ना पूछ के यहां फीडर नहर से प्रश्न पूछा गया है। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है। यहां देखिए मित्रों, गंग नहर जो एक परियोजना है उसकी नदी से सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है। यहां देखिए मित्रों, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु या अंतिम छोर पूछा गया है कि वह कौन सा स्थान है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र, यहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित एक क्षेत्र पूछा गया है, को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है। यानी कि राजस्थान का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम वो क्षेत्र के संबंध में यह प्रश्न पूछा गया है। वहीं अगला प्रश्न है, ईशरदा सिंचाई परियोजना स्थित है। यहां भी उसकी स्थिति अर्थात जिले से प्रश्न सीधे सीधे पूछा गया है। अगला है मित्रों, नौहर नहर परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से, यहां भी जो एक नौहर नहर परियोजना है उसको मूल रूप से कहां से जल प्राप्त होता है उससे सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है मित्रों, जो कि पटवार 2016 परीक्षा में पूछा गया है, आप उसको ध्यान से देखिए। राजस्थान के उक्त मानचित्र में, अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे, एक मानचित्र दिया गया है में इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट परियोजनाओं, यह लिफ्ट परियोजनाओं से प्रश्न है, उनकी स्थिति बताई गई है 1, 2, 3 और 4 से अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानना है हमें। देखते हैं अगला जो है, ये देखिए मित्रों, मूल रूप से यह प्रश्न है और इसमें यहां हम देख पा रहे हैं 1, 2, 3 और 4, ये 4 लिफ्ट नहरें हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। उनका क्रम पूछा गया है कि 1, 2, 3 और 4, इन चारों का क्रम क्या होगा। तो यहां से इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया है। यानी आप समझ पा रहे हैं मित्रों, यानी कि मानचित्र को भी हमें ध्यान से देखना होगा। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं जो कि एईएन परीक्षा में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा संयोग सही है। इसका मतलब आप समझ ही गए मित्रों, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत हैं, केवल एक ऑप्शन सही है, वह हमें यहां खोजना है। एक तरफ दी गई है सिंचाई परियोजनाएं और दूसरी तरफ दिया गया है उससे लाभान्वित होने वाले जिले। तो इसमें से हमें सीधे सीधे पूछना है। अभी तक तो मित्रों आपने देखा कि पिछला जो प्रश्न थे उनमें केवल एक परियोजना और उससे लाभान्वित होने वाले जिले या उससे की स्थिति पूछी गई थी, परंतु यहां जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां 4 अलग अलग परियोजनाओं के बारे में प्रश्न पूछा है। यानी कि 4 अलग अलग प्रश्नों को एक ही प्रश्न में उसने पूछ लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्रश्न है वो किस तरह से एक ही प्रश्न में 4-4 प्रश्नों को पूछा जाता है, यानी किसी भी प्रश्न को किस तरह से उसका कठिनाई स्तर बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए।
तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर, कूट में आंसर देना है आपको, सही उत्तर चुनिए। अब यहां जो सूची 1 है उसमें हमें सिंचाई परियोजनाएं दी गई हैं तथा सूची 2 में हमें जिले दिए गए, यानी कि उसी तरह का प्रश्न है ये भी। यहां भी 4 सिंचाई परियोजनाएं हैं और हमें उनको क्या करना है, सुमेलित करना है, वो कूट के अनुसार हमें उसका आंसर देना है। ये आपके कूट में आंसर का प्रतिरूप होगा। अगला प्रश्न है मित्रों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। वही सूची 1 में सिंचाई परियोजनाएं और सूची 2 में हमारे जिले दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है। यहां भी वही 4 परियोजनाओं को एक ही प्रश्न में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी कि 4 जो परियोजनाएं हैं उनमें से कौन सा जोड़ा असुमेलित है, वह हमें ढूंढना है। यहां मूल रूप से ध्यान देना है सुमेलित नहीं पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि हमें ध्यान देना होगा। यहां जो प्रश्न में ऑप्शन है वह नहीं पूछा गया है, तो यहां जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 3 ऑप्शन सही हैं, कोई एक ऑप्शन गलत है, वह हमें यहां खोजना है। तो इस प्रकार मित्रों हमने यहां जो प्रश्नों की चर्चा की उसमें सामान्यतः हमारी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके बारे में विविध प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनके जिले, उनकी नदियां, उनके उद्गम स्रोत, उनकी लिफ्ट नहरें, उनकी शाखाएं, तो हमें बृहद रूप से इस तरह से अपने प्रश्नों को देखना है। तो आइए मित्रों हम इस चैप्टर को अध्ययन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सिंचाई। तो किसे कहते हैं, सिंचाई करना क्या होता है, तो देखते हैं मित्रों। वर्षा के अभाव में कृषि फसलों को कृत्रिम रूप से, जो मूल बात है यहां वह है कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध कराने की जो क्रिया है उसे कहा जाता है सिंचाई करना या सिंचाई। वहीं हम जब राजस्थान में है टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंचाई परियोजनाएं, तो सिंचाई की आवश्यकता क्यों हुई, तो देखते हैं मित्रों। सामान्यतः राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है, यहां की 70% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है और कृषि करने के लिए जो मूल आधार होता है वह होता है कृषि। और अगर हम उस अनुसार देखें तो यहां सामान्यतः वर्षा की हमेशा बनी रहती है कमी। तो इस वर्षा की कमी होते हुए अगर हमें कृषि करनी है तो हमें सिंचाई की आवश्यकता आवश्यक रूप से होगी ही होगी, यानी कि हमारा जो क्षेत्र है वर्षा की अत्यधिक कमी होती है तो वहां हम सिंचाई के द्वारा कृषि कर पाते हैं। इसके बाद देखते हैं मित्रों हम सिंचाई के प्रमुख साधनों को। सामान्यतः राजस्थान का शुद्ध सिंचित क्षेत्र है 82.57 लाख हेक्टेयर, जो कि आर्थिक समीक्षा 2016-17 के आधार पर है। वहीं हमारी सिंचाई के जो प्रमुख साधन हैं वह होते हैं कुएं एवं नलकूप, जबकि दूसरा प्रमुख साधन है नहर तथा तीसरा प्रमुख साधन है तालाब। इसके अलावा कुछ अन्य परंपरागत साधन भी हैं जो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। यहां अगर हम देखें मित्रों तो राजस्थान के जो प्रमुख सिंचाई के साधन हैं कुएं एवं नलकूप, उनसे सिंचित क्षेत्र के 72.13% भाग पर सिंचाई की जाती है। वहीं नहरों से 24.44% भाग पर सिंचाई की जाती है और तालाबों से 1.20% भाग पर सिंचाई की जाती है, जबकि इसके अलावा अन्य जो परंपरागत संसाधन हैं उनसे 2.22% भाग पर सिंचाई की जाती है। अभी हमने जो यहां प्रतिशत मात्रा देखी मित्रों, अगर हम उसको दोबारा ध्यान से देखें तो यहां से एक सीधा प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से सर्वाधिक सिंचाई कौन से सिंचाई के साधन से की जाती है, तो सीधा हमारा आंसर हो जाएगा कुएं एवं नलकूप। जैसा कि प्रतिशत से हमें पता चलता है सर्वाधिक सिंचाई कुएं एवं नलकूपों से राजस्थान में की जाती है। वहीं अगर हम सिंचाई के साधनों को अगर हम जिलों के अनुसार देखें तो कुएं एवं नलकूप से राजस्थान में सबसे ज्यादा जयपुर में सिंचाई उपलब्ध करवाई जाती है। वहीं नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला होता है श्रीगंगानगर और तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है भीलवाड़ा जिले में। तो यहां से सीधे सीधे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद मित्रों हम देखते हैं सिंचाई परियोजनाओं के वर्गीकरण के बारे में। सामान्यतः सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, वृहद सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और लघु सिंचाई परियोजनाएं। तो देखते हैं इनका आधार क्या है। सबसे पहले देखते हैं वृहद सिंचाई परियोजनाएं। ऐसी परियोजनाएं जिनका
कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है, वृहद सिंचाई परियोजनाएं कहलाती हैं। तो सामान्यतः वर्तमान में वृहद सिंचाई परियोजनाओं का जो आधार है वह है कृषि योग्य कमांड क्षेत्र, और वह वृहद सिंचाई परियोजनाएं होती हैं 10,000 हेक्टेयर से अधिक। परंतु अगर हम अप्रैल 1978 से पहले की बात करें, अप्रैल 1978 से पहले वृहद सिंचाई परियोजनाओं के लिए यह परिभाषा उपयुक्त नहीं थी। तो उससे पहले कौन सी परिभाषा थी, तो मित्रों उसको भी देखते हैं एक बार। ऐसी परियोजनाओं के निर्माण की लागत 5 करोड़ से अधिक होती है, यानी कि भारत सरकार ने इस परिभाषा को चेंज कर दिया है। तो परंतु सामान्यतः हम दोनों को ही देखें तो ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जिनका कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है तथा उनके निर्माण की लागत 5 करोड़ से अधिक होती है, सामान्यतः वृहद सिंचाई परियोजनाएं कहलाती हैं। अब हम इनसे कुछ उदाहरण देखते हैं जिनमें राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, पहली है बीशलपुर परियोजना। बीशलपुर परियोजना जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका कृषि योग्य कमांड क्षेत्र होता है 81,800 हेक्टेयर, अर्थात इसका जो कृषि कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक है, तो यह राजस्थान की एक वृहद सिंचाई परियोजना होगी। वहीं दूसरा है जवाई परियोजना, इसका भी कृषि योग्य कमांड क्षेत्र है 11,000 हेक्टेयर, अर्थात यह भी राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजना है। अब हम आगे मित्रों देखते हैं राजस्थान की प्रमुख वृहद सिंचाई परियोजनाओं का विस्तृत वर्णन, जिसमें पहला है गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना जैसा कि आप जानते हैं, इस परियोजना के तहत गंग नहर बनाई गई थी। गंग नहर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था, जो कि तत्कालीन बीकानेर रियासत के शासक थे। जो कार्य प्राचीन समय में महाराजा भागीरथ ने गंगा नदी को धरातल पर लाकर किया था, वही कार्य आधुनिक समय में अगर देखें तो महाराजा गंगा सिंह ने हिमालय के जल को पश्चिमी राजस्थान में लाकर किया है। उसी संदर्भ में महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है आधुनिक भारत का भागीरथ। गंग नहर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 1922 से 1927 में करवाया था। वहीं अगर हम गंग नहर के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम हुसैनीवाला हेड से होता है, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। और अगर हम इस नदी के स्रोत की बात करें तो इस नहर के लिए जल प्राप्त होता है सतलज नदी से। अगर मित्रों यहां हम ध्यान देंगे तो हमारे यहां उद्गम से संबंधित कुल मिलाकर 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गंग नहर परियोजना का उद्गम कहां से माना जाता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हुसैनीवाला हेड। वहीं दूसरे रूप में अगर वो पूछेगा तो प्रश्न हो जाएगा पंजाब, और तीसरा अगर हम देखें तो हो जाएगा गंग नहर परियोजना का उद्गम सतलज नदी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रश्न किस तरह से पूछ रहा है और आपका आंसर किस तरह से होना चाहिए। वहीं गंग नहर राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो वह होता है शिवपुर हेड, और यह होता है श्री गंगानगर जिले में। वहीं इस परियोजना के लंबाई की अगर हम बात करें तो कुल लंबाई होती है 129 किलोमीटर। वहीं राजस्थान में इसकी लंबाई होती है मात्र 17 किलोमीटर। अभी हम अगली स्लाइड में इसके मैप की भी बात करेंगे। वहीं इसकी कुल सिंचाई क्षमता है 3.08 लाख हेक्टेयर। गंग नहर परियोजना की अगर विशेषताओं की बात करें तो यह राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। जैसा कि अभी हमने देखा, इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 1922 से 27 में करवाया था। तो इस प्रकार यह राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना हो जाती है। वहीं इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जो जिला है वह होता है श्री गंगानगर। अगर हम इसकी शाखाओं की बात करें तो गंगानगर जिले में गंग नहर परियोजना से सिंचाई करने के लिए कुछ शाखाएं भी निकाली गई हैं, जो हैं करनी, समीजा, लालगढ़ व लक्ष्मी नारायण। तो सामान्यतः इन शाखाओं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम इसकी स्थिति एक बार मानचित्र में देखते हैं मित्रों। सामान्यतः यह हमारे राजस्थान का उत्तरी भाग है, जिसमें यह क्षेत्र गंगानगर जिला, यह हनुमानगढ़, इसके नीचे बीकानेर और चूरू वाला क्षेत्र है। तो राजस्थान के उत्तर में अगर हम चलें तो पंजाब, और उसके ऊपर देखें तो सतलज नदी प्रवाहित होती है। तो सामान्यतः यह सतलज नदी है, और सतलज नदी पर हुसैनीवाला हेड, जो कि पंजाब में पड़ता है, से इस नहर का उद्गम होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
अगर हम इसके राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो शिवपुर हेड गंगानगर से यह राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके बाद इससे कुछ शाखाएं भी निकाली गई हैं जो करनी, समीजा, लालगढ़ और लक्ष्मी नारायण कुछ इस प्रकार से हैं। तो जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं मित्रों, गंगनहर परियोजना मूल रूप से केवल कौन से जिले में विस्तृत है? श्री गंगानगर जिले में। तो गंगनहर परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा हो जाता है मित्रों? तो वह होता है श्री गंगानगर जिला। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, आप यहां बिल्कुल समझ ही गए होंगे। सतलज नदी, हुसैनीवाला हेड जो कि पंजाब में स्थित है, और श्री गंगानगर जिला। इसके बाद है मित्रों अगली परियोजना जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसा कि आप जानते हैं, इसे कई नामों से जाना जाता है। जब इस परियोजना का निर्माण प्रारंभ हुआ उस समय इसे जाना जाता था राजस्थान नहर के नाम से। वहीं पश्चिमी राजस्थान जो कि एक मरु प्रदेश है, वहां इसके आने की वजह से बहुत ज्यादा समृद्धि बढ़ी है, इसी वजह से इसको मरु गंगा की उपमा दी जाती है। वहीं राजस्थान में इसके आने की वजह से पूरा जीवन प्रभावित हुआ है, इस वजह से सामान्यतः इसे राजस्थान की जीवन रेखा की संज्ञा भी दी जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के योजनाकार हैं श्री कंवर सेन, जो कि तत्कालीन बीकानेर रियासत के सिंचाई इंजीनियर थे। उन्होंने 1948 में एक पत्र प्रकाशित किया जिसका हेडिंग थी बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता, और इसी पत्र के आधार पर बाद में भारत सरकार ने इस परियोजना की स्वीकृति प्रदान की थी, और उसी के आधार पर 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन उसके बाद 11 अक्टूबर 1961 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा किया गया, और इस प्रकार आधुनिक रूप से देखे जाने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वह 1961 में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। वहीं अगर हम इसके नाम परिवर्तन की बात करें तो इसके निर्माण के समय इसका नाम होता था राजस्थान नहर, परंतु कुछ समय बाद 31 अक्टूबर 1984 को हमारी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का निधन हो गया, और उन्हीं की स्मृति में इसका नाम परिवर्तित करके 2 नवंबर 1984 को कर दिया गया इंदिरा गांधी नहर। अब मित्रों हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मानचित्र की बात करते हैं। सामान्यतः अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक विस्तृत प्रोजेक्ट है जिसका अध्ययन हम करते हैं तो बार बार चीजों में उलझते हैं। तो इसको सर्वप्रथम हम अलग अलग भागों में तोड़कर एक बार विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यह है हमारा राजस्थान, और राजस्थान के उत्तर भाग में स्थित है पंजाब राज्य, और उसी उत्तर भारत वाले क्षेत्र में बहती है सतलज नदी और व्यास नदी। तो हम देखते हैं किस प्रकार से सामान्यतः राजस्थान के उत्तर में व्यास और सतलज नदियां प्रवाहित होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्यास नदी उत्तर से आती है और इधर से सतलज नदी जब प्रवाहित होकर आती है तो वह दोनों एक स्थान पर आकर मिलती हैं, और इस स्थान को कहा जाता है हरिके बैराज, और इसी स्थान पर एक बैराज का निर्माण भी किया गया है जिसे कहते हैं हरिके बैराज। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थान क्या हो जाएगा मित्रों? हरिके बैराज, जो कि कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब राज्य में। वहीं हरिके बैराज से मूल रूप से जो नहर निकाली गई है उसे जाना जाता है फीडर नहर के नाम से। फीडर नहर की लंबाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं 204 किलोमीटर होती है। अगर हम इसके उद्गम स्थान की बात करें तो वह हो जाएगा हरिके बैराज पंजाब में, जबकि फीडर नहर के अंतिम स्थान की बात करें तो वह हो जाएगा मसीता वाली हनुमानगढ़ जिले में। यहां अगर आप दूसरी बात देखें तो सामान्यतः एक प्रश्न पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के कौन से जिले से प्रवेश करती है, तो वहां आपका आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ जिला। अब यहां जो दूसरी बात है, आप देख रहे हैं कि फीडर नहर का निर्माण क्यों किया गया, तो इसका जो मूल उद्देश्य है वह यह था कि सतलज और व्यास नदियों के जल को राजस्थान तक पहुंचाना। मध्यवर्ती क्षेत्र में पड़ने वाला जो पंजाब राज्य है इसके जल का उपयोग ना करे, इसलिए यह नहर बनाई गई थी।
तो इसके बाद जो मसीता वाली हेड है, यहां से मुख्य नहर का निर्माण किया गया, जो कि कुछ इस प्रकार है। मसीता वाली से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसे कहा जाता है मुख्य नहर। और मुख्य नहर का निर्माण का मूल उद्देश्य है कि यहां से इसका सिंचाई करना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुख्य नहर की जो लंबाई है वह हो जाती है 445 किलोमीटर और मुख्य नहर का जो उद्गम स्थान है वह हो जाएगा फीडर नहर का अंतिम स्थान, यानी कि मसीता वाली हनुमानगढ़, जबकि मुख्य नहर का अंतिम स्थान हो जाएगा मोहनगढ़ जैसलमेर। वहीं फीडर नहर और मुख्य नहर के बाद इसमें कुछ शाखाएं और कुछ लिफ्ट नहरें भी निर्धारित की गई हैं। तो हम देखते हैं, सामान्यतः अगर हम देखें तो मुख्य नहर से कुल 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मुख्य नहर से शाखाएं निकाली गई हैं। एक जो शाखा है वह बाईं ओर स्थित है, जबकि बाकी सभी शाखाएं दाईं ओर स्थित हैं। वहीं इससे कुछ लिफ्ट नहरें भी निकाली गई हैं। तो देखिए आप, सामान्यतः जो लाल कलर से आपको दिखाई दे रही हैं ये सभी लिफ्ट नहरें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इससे एक उप शाखाएं भी निकाली गई है, जो कि गडरा रोड शाखा के नाम से है और इसका अंतिम बिंदु होता है गडरा रोड। तो यहां अगर हम मूल रूप से इस प्रकार देखें तो इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है वह कई चीजों को मिलाकर बनाई गई है, जिसमें फीडर नहर, मुख्य नहर, शाखाएं, लिफ्ट नहरें तथा उप शाखाएं सम्मिलित हैं। तो इसके बाद एक बार हम इसका अध्ययन जो है वह करेंगे इनका अलग अलग। यहां से अगर हम मूल रूप से राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया जो मानचित्र है अगर उसे देखें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। सामान्यतः यह बहुत ही टेक्निकल मानचित्र है। अगर हम मूल रूप से देखें, यह आप देख पा रहे हैं गडरा रोड बाड़मेर का क्षेत्र है, इधर इसमें शाखाएं हैं, जबकि इधर की ओर हम देखें तो इसमें लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। तो सामान्यतः व्यवहारिक रूप से समझने के लिए अभी जो हमने मानचित्र देखा था, मैं समझता हूं वो आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अध्ययन अगर करते हैं तो इसमें हम मूल रूप से सबसे पहले पढ़ेंगे फीडर नहर को अलग से। फीडर नहर क्या है, उसकी लंबाई क्या है, वह राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है। उसके बाद हम देखेंगे मुख्य नहर को। उसके बाद हम मूल रूप से देखेंगे इसकी शाखाओं को, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद आएंगी हमारी लिफ्ट नहरें। तो मित्रों, हम इस एक एक का अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहला है फीडर नहर। फीडर नहर क्यों बनाई गई? सबसे पहले इसका जो उद्देश्य है वो क्या था? तो इसकी जो मूल बात है वह यही है, सतलज और व्यास नदियों के जल का राजस्थान में पहुंचाना। कैसे राजस्थान में इन नदियों के जल को पहुंचाया जाए, तो उसके लिए मूल रूप से फीडर नहर बनाई गई थी। तो फीडर नहर का उद्गम स्थान क्या होगा मित्रों? देख ही चुके हैं हम, हरिके बैराज। और कौन सा राज्य? पंजाब राज्य में। वहीं नदी कौन सी होंगी? तो वह हो जाएंगी सतलज व्यास नदियां। और इसका समाप्ति स्थल कौन सा होगा मित्रों? तो वह हो जाएगा मसीता वाली हेड, हनुमानगढ़ जिले में। वहीं अगर फीडर नहर की लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई होगी 204 किलोमीटर, यानी कि उद्गम स्थान से समाप्ति स्थान तक यह 204 किलोमीटर लंबी है। और अगर हम राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी राजस्थान में लंबाई होगी मात्र 34 किलोमीटर। अर्थात बाकी जो लंबाई है वह ये पंजाब और हरियाणा में है, यानी कि पंजाब और हरियाणा में जब यह फीडर नहर के रूप में आती है तो इसका एक हिस्सा वहां है और एक बहुत छोटा सा हिस्सा इसका राजस्थान में है। वहीं अब हम इसकी बात करते हैं मुख्य नहर के बारे में। मुख्य नहर का उद्गम स्थल हो जाएगा मसीता वाली हेड, हनुमानगढ़। यहां मित्रों आपको बहुत ध्यान से देखना है, अभी हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात ना करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना के एक भाग मुख्य नहर के उद्गम स्थल की बात कर रहे हैं। वहीं इसका समाप्ति स्थल हो जाएगा मोहनगढ़ जैसलमेर। और मुख्य नहर की कुल लंबाई हो जाएगी 445 किलोमीटर। अब हम देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना को संयुक्त रूप से, अर्थात अभी हमने जो फीडर नहर और मुख्य नहर की बात की, उन दोनों को संयुक्त रूप से जब हम देखें तो हमारा कुछ इस तरह से इंदिरा गांधी नहर को देखेंगे। उद्गम, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम माना जाएगा हरिके बैराज पंजाब से और सतलज व्यास नदियों से। वहीं अगर हम इसमें राजस्थान में प्रवेश को देखें तो वह हो जाएगा हनुमानगढ़ जिला। अगर हम इसके समाप्ति स्थान की बात करेंगे तो वह होता है गडरा रोड बाड़मेर।
यहां हमें ध्यान देना होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का समाप्ति स्थान माना जाता है गडरा रोड बाड़मेर, जबकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर का अंतिम स्थान होता है मोहनगढ़ जैसलमेर। वहीं इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, अर्थात यह फीडर नहर 204 किलोमीटर और मुख्य नहर 445 किलोमीटर, इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। वहीं इसकी कुल सिंचाई क्षमता की बात करें तो वर्तमान में इसकी कुल सिंचाई क्षमता होती है 16.17 लाख हेक्टेयर, परंतु इसके निर्माण के समय इसकी जो सिंचाई क्षमता थी वह थी 19.63 लाख हेक्टेयर। अर्थात अगर हम यहां ध्यान दें तो इसके निर्माण के समय सिंचाई क्षमता अधिक रखी गई थी, परंतु बाद में 2005 में राजस्थान सरकार ने इसकी सिंचाई क्षमता को कम करके इसे 16.17 लाख हेक्टेयर कर दिया था। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों कि इंदिरा गांधी निर्माण के समय इसकी कुल सिंचाई क्षमता कितनी अंकित की गई थी, तो वह होगा 19.63 लाख हेक्टेयर, जबकि वर्तमान में इसकी सिंचाई क्षमता को कितना कर दिया गया है, 16.17 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है। अब हम अगर इसकी शाखाओं की बात करें मित्रों और लिफ्ट नहरों की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के दाएं ओर का जो क्षेत्र है वह नीचा क्षेत्र है, तो वहां जल आसानी से प्रवाहित होता है, तो हमने इसके ज्यादातर दाएं ओर शाखाएं निकाली हैं। वहीं इसका जो बाईं ओर का हिस्सा है वह इस नहर के धरातल से ऊंचा है, तो वहां जल प्रवाहित नहीं हो पाता, इसलिए हमने इसके बाईं ओर लिफ्ट नहरों का निर्माण किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रमुख शाखाओं को। पहली शाखा है रावतसर शाखा, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी अगर हम विशेषता की बात करें तो यह एकमात्र ऐसी शाखा है जो नहर के बाईं ओर स्थित है। अगर हम मानचित्र में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से रावतसर शाखा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अभी हमने बात की थी जितनी भी शाखाएं हैं वह दाईं ओर स्थित हैं, यानी कि इसकी जो कुल 9 शाखाएं हैं उनमें से 8 शाखाएं तो दाईं ओर स्थित हैं, जबकि एकमात्र शाखा रावतसर शाखा बाईं ओर स्थित है, यानी कि यहां से भी सीधा प्रश्न बनता है। अगली शाखा है मित्रों सूरतगढ़ शाखा और उसके बाद है अनूपगढ़ शाखा। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ दोनों ही शाखाएं श्री गंगानगर जिले में स्थित हैं। मानचित्र में अगर हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से गंगानगर जिले में विस्तृत हैं। वहीं अगली शाखाएं हैं मित्रों पूगल, दातोर और विरसलपुर शाखाएं। इंदिरा गांधी नहर की ये तीनों शाखाएं बीकानेर जिले में स्थित हैं। अगर हम मानचित्र में इनकी स्थिति को देखें तो कुछ इस प्रकार से ये तीनों शाखाएं विस्तृत हैं। वहीं अगली शाखा है मित्रों चारणवाला शाखा, जो कि राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर जिले में विस्तृत है। सामान्यतः इसकी विशेषता की बात करें तो यह एकमात्र ऐसी शाखा है जो 2 जिलों में विस्तृत है। हम जितनी भी शाखाओं की बात करेंगे वह सभी शाखाएं एक एक जिले में विस्तृत हैं, परंतु यहां अगर हम देखें तो चारणवाला शाखा अगर हम मानचित्र में देखें तो यह बीकानेर और यह जैसलमेर जिले में विस्तृत है। अगला है मित्रों शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा शाखा। ये दोनों ही शाखाएं जैसलमेर जिले में स्थित हैं। इस प्रकार हम मित्रों मैप में भी इसे देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार यह विस्तृत हैं। तो हमने मित्रों जो 9 शाखाओं की बात की उनमें से एक शाखा बाईं ओर जबकि बाकी 8 शाखाएं दाईं ओर स्थित हैं, तो वह यहां सत्य और असत्य कथन के रूप में भी इसे पूछा जा सकता है। प्रश्न बन सकता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सभी शाखाएं दाईं ओर स्थित हैं, क्या यह उक्ति सत्य है? जी नहीं, क्योंकि सभी शाखाओं में से एक शाखा बाईं ओर भी स्थित है। इसके बाद है मित्रों हम इसकी कुछ उपशाखाओं को देखें तो इसमें कुछ उपशाखाएं जो निर्धारित की गई हैं उनमें प्रमुख हैं लीलबा उपशाखा, उसके बाद है दीघा उपशाखा और उसके बाद है गडरा रोड उपशाखा, जिसे बाबा रामदेव उपशाखा के नाम से भी वर्तमान में जाना जाता है। और इसी उपशाखा को इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु भी माना जाता है, और हम अंतिम बिंदु की बात कर ही चुके हैं, वह होता है गडरा रोड जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है। इसके बाद मित्रों हम बात करते हैं लिफ्ट नहरों की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पहली लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। इनके जो प्राचीन नाम है वह भी पूछे जाते हैं। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर को पहले जाना जाता था नोहर सावा लिफ्ट नहर के नाम से, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर तथा झुंझुनू
4 जिलों में विस्तृत है। इसकी हम विशेषता की बात करें तो यह एक ऐसी शाखा है जो सर्वाधिक जिलों में विस्तृत है, यानी कि चौधरी कुंभाराम जो 4 जिलों में विस्तृत है, इसके अलावा कोई और शाखा ऐसी नहीं है। मानचित्र में अगर हम देखें इसे तो इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। यह है हनुमानगढ़ जिला, उसके बाद चूरू, झुंझुनू और बीकानेर जिला, इसमें चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर विस्तृत है। अगली लिफ्ट नहर है मित्रों श्री कंवरसेन लिफ्ट नहर, जिसे पहले लूणकरणसर लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता था, और यह लिफ्ट नहर राजस्थान के बीकानेर और श्री गंगानगर जिलों में विस्तृत है। इसकी अगर हम विशेषता की बात करें तो यह राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, यानी कि इसकी जो 7 लिफ्ट नहरें हैं उनमें सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, वह हो जाती है श्री कंवरसेन लिफ्ट नहर। मानचित्र में अगर आप इसे देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। यह गंगानगर जिला और यह बीकानेर, 2 जिलों में यह विस्तृत है। अगली लिफ्ट नहर है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जिसे पहले गजनेर लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता था। यह राजस्थान के बीकानेर और नागौर जिलों में विस्तृत है। मानचित्र में अगर हम देखें तो यह बीकानेर जिला और यह नागौर जिलों में इस प्रकार विस्तृत है। वहीं अगली लिफ्ट नहर है मित्रों वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जिसे पहले भैरूदान बागड़सर लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान के बीकानेर जिले में विस्तृत है। और अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो यह राजस्थान की सबसे छोटी लिफ्ट नहर होती है। तो सामान्यतः यहां से प्रश्न बन सकता है मित्रों, राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर और राजस्थान की सबसे छोटी लिफ्ट नहर का संयुक्त युग्म है, तो इस तरह से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मानचित्र में अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से विस्तृत है। अगली लिफ्ट नहर है मित्रों डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जिसे कोलायत लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बीकानेर, जोधपुर जिले में विस्तृत है। मानचित्र में अगर हम देखें तो वह बीकानेर तथा जोधपुर में कुछ इस प्रकार विस्तृत है। अगली लिफ्ट नहर है मित्रों गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, और इसे फलौदी लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं यह बीकानेर, जोधपुर तथा जैसलमेर जिलों में विस्तृत है। अगर मानचित्र में इसकी स्थिति देखें तो बीकानेर, जैसलमेर तथा जोधपुर 3 जिलों में यह विस्तृत है। आप यहां देख पा रहे होंगे जैसलमेर का जो छोटा सा क्षेत्र है इसमें भी निकलती है। इसके बाद है मित्रों जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जिसे पहले पोखरण लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है, और यह राजस्थान के जोधपुर तथा जैसलमेर जिलों में विस्तृत है। मानचित्र में अगर हम इसे देखें तो जैसलमेर और जोधपुर जिलों में कुछ इस प्रकार विस्तृत है। तो यहां हमने कुछ इस प्रकार जो लिफ्ट नहरें देखी, उनकी कुल संख्या 7 है। तो उनके नाम, उनके प्राचीन नाम और वह किस जिले में विस्तृत है तथा उनसे क्या विशेषताएं यह पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम मित्रों इससे संबंधित कुछ पेयजल परियोजनाओं की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर कुछ पेयजल परियोजनाएं भी बनाई गई हैं, जिनमें पहला है कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले को लाभान्वित करती है पेयजल के लिए। इसी कारण इसे बीकानेर की जीवन रेखा की संज्ञा दी जाती है, अर्थात कंवरसेन लिफ्ट नहर से बीकानेर जिले को अधिक मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। वहीं दूसरी लिफ्ट नहर है मित्रों राजीव गांधी लिफ्ट नहर, और इससे लाभान्वित होने वाला जिला है जोधपुर। वहीं तीसरी प्रमुख पेयजल परियोजना है आपड़ी परियोजना, और इस परियोजना में वित्तीय सहयोग दिया था जर्मनी ने। तो यहां से यह सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। और आपड़ी परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले हैं चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़। तो यहां मित्रों हमने इससे पहले देखा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो जल है वह सिंचाई के लिए प्राप्त किया जा रहा था। अब हमने देखा कि इसका जो जल है पेयजल के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है। इससे आगे हम देखते हैं इससे लाभान्वित होने वाले जिलों को। सामान्यतः वर्तमान में इससे लाभान्वित होने वाले जिलों की संख्या है 8, और वो किस प्रकार है श्री गंगानगर जिला, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, नागौर, झुंझुनू। सामान्यतः ये जो 8 जिले हैं, इन 8 जिलों में वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई और पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। परंतु इस परियोजना के निर्माण के समय इसमें कुल जिले जो रखे गए थे वह थे 10, जिसमें
सीकर और बाड़मेर भी सम्मिलित हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर से जो ये दिखाई दे रहे हैं बाड़मेर और सीकर, यह भी इसमें सम्मिलित हैं, परंतु इनमें अभी भी सिंचाई परियोजना और पेयजल परियोजना नहीं चलाई जा रही है। यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले कुल जिलों की बात करें तो वह तो हो जाएंगे 10, परंतु अगर वर्तमान में लाभान्वित होने वाले जिलों की बात करें तो वह है 8। तो इस प्रकार अगर हम देखें, इस क्षेत्र को भी देखें तो यह राजस्थान का लगभग उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र हो जाता है। वहीं इन सभी जिलों के बाद अगर हम इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले जिले की बात करें तो वह हो जाता है बीकानेर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हमने जो नहरों की बात की, इसकी जो शाखाओं की बात की, इसके बाद लिफ्ट नहरों की बात की, तो बार बार एक जिला आ रहा था, वो था बीकानेर। तो सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा हो जाता है? वह हो जाता है बीकानेर। इसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं, जिनमें पहला आता है स्काडा सिस्टम। ये क्या है मित्रों? तो यह है मित्रों इंदिरा गांधी नहर में जल के प्रवाह के आकलन एवं वितरण हेतु, यानी कि इंदिरा गांधी नहर के जल के को वितरित करने के लिए यह सिस्टम लगाया गया है। तो सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है स्काडा सिस्टम का संबंध किस नहर परियोजना से है? तो वह हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। वहीं अगर हम इसकी बात करें, इस परियोजना पर कुछ लघुपन विद्युत गृह भी स्थापित किए गए हैं, जो कि अभी हमने जो शाखाएं पढ़ी थी सूरतगढ़, अनूपगढ़, पूगल, चारणवाला और विरसलपुर, इन 5 शाखाओं पर स्थापित किए गए हैं। यानी कि थोड़ी मात्रा में यहां से जल विद्युत भी प्राप्त की जाती है। तो अब यहां मित्रों जो दूसरी बात है वह यह हो जाती है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई उपलब्ध हो रही है, पेयजल उपलब्ध हो रहा है और आप देख पा रहे हैं जल विद्युत भी प्राप्त हो रही है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम जल विद्युत के साथ भी जोड़ा जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सामान्यतः हम देख रहे हैं कि इसने पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा कर दिया है, परंतु उससे कुछ समस्याएं भी हमारे सामने आई हैं। तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या सामने निकल कर आई है वह है मित्रों सेम की समस्या, या इसे कहा जाता है जल भराव की समस्या। इस सेम की समस्या का मूल कारण क्या है? वह है नहर के जल का रिसाव होना, यानी कि जिस क्षेत्र में यह नहर बनाई गई है उसके पास वाले क्षेत्रों में जल रिसाव होता है। और दूसरा मुख्य कारण है इसका अधिक सिंचाई। इसकी वजह से इसका प्रभाव क्या होता है मित्रों? तो इसका प्रभाव होता है भूमि का दलदली हो जाना। और आप समझ ही पा रहे होंगे अगर कृषि भूमि दलदली हो जाएगी तो हम उसमें अब कृषि नहीं कर पाएंगे और हमारी जो भूमि है वो प्रभावित होगी। सर्वाधिक प्रभावित होने वाले जिलों की अगर हम बात करें तो सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले जिले हैं 3, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। यानी कि जहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण राजस्थान में यह एक वरदान के रूप में साबित हुई है, वहीं इससे कुछ समस्याएं भी निकल कर आई हैं जो कि इस प्रकार हैं। तो यहां तक मित्रों हमने देखा राजस्थान की प्रमुख सिंचाइयों के बारे में, राजस्थान की प्रमुख वृहद सिंचाई परियोजनाओं में, जिनमें गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रमुख थी। इसके बाद हमारे जो कुछ चैप्टर का हिस्सा है वह आप अगले लेक्चर में देख पाएंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।